वेलकम टू आवर चैनल एग्रीविजट बीएयू। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी आप करंट अफेयर्स में भी सुन रहे होंगे, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उस पे हम लोग वीडियो लाए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Before we begin the video, don't forget to like, share and comment and also subscribe to our channel. हमारे चैनल को सर्च करना बहुत ही आसान है। जस्ट गो टू द सर्च टैब ऑफ youtube.com and type AgriWizard PAU, press enter and you will get our channel as the first option, and just press the subscribe button and hit the bell icon. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको हम लोग NEP 2020 के नाम से भी जान रहे हैं, वी विल नो अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ द पॉलिसी, जो मेन मेन हाइलाइट्स है इस पॉलिसी के, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। तो हम लोग को हर एक एस्पेक्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस पॉलिसी की क्यों ज़रूरत थी, क्या क्या नीड्स थी जो फुलफिल नहीं हो रही थी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, जो पुरानी हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या क्या नहीं कवर हो पा रहा था, जो हमें ये रिफॉर्म लाना पड़ा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम टू मीट नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया। जो अभी का जो सेंचुरी है, 21st सेंचुरी की नीड्स है, डिमांड्स है, उन्हें मीट करने के लिए, स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से अडेप्टेबल बनाने के लिए हमें ये रिफॉर्म लाना ज़रूरी था। क्योंकि अभी का जो अभी का टाइम है उसमें डिजिटलाइजेशन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये इतने अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है। इनएडिक्वेट फंड अलॉटमेंट, जो हमारा बजट एलोकेशन होता है एजुकेशन सिस्टम में, वो बहुत ही कम है। बाकी जो कई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज है जो हम लोग से ज़्यादा बजट एलोकेट करती है एजुकेशन सेक्टर में, तो इससे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी एक नीड थी। इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कि कितने स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं और स्कूल जाते हैं। तो वो रेशियो हमने अभी के टाइम में देखा है कि बहुत ही घट रहा है। जैसे कि बहुत स्कूल में स्टूडेंट्स एनरोल हो जाते हैं लेकिन वो लोग जाते नहीं, उनके बहुत सारे मतलब इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, मतलब कि पैसे की कमी हो सकती है, या फिर स्कूल एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी कम हो, नियर डिस्ट्रिक्ट में मतलब नियर आपके घर के पास नहीं हो, विलेज एरिया रूरल एरियाज में जनरली हर जगह स्कूल नहीं होती है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। या फिर उतनी अच्छी लेवल ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी, स्टाफ वो सब ना हो। तो ये सब बहुत सारी रीज़न होती है स्कूल से विड्रॉल की। और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक ही लाइन में फोकस करते, एक ही फील्ड में घुस जाते तो उसी में फोकस करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स का। उन्हें मल्टी डिसिप्लिन अडेप्टेबल बनाना चाहिए। हमें हर फील्ड में स्टूडेंट्स को एक्सेल करना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए, कम से कम एक बेसिक नॉलेज हर फील्ड की होनी चाहिए। या इसका दूसरा एस्पेक्ट या ये है कि कोई स्टूडेंट को एक फील्ड में घुसना पड़ता है तो उसमें हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट उन्हें पसंद ना हो और उसके अलावा दूसरे स्ट्रीम के कुछ सब्जेक्ट्स पसंद हो। लेकिन अब जो एग्जिस्टिंग करिकुलम थी उसमें आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स और उसके साथ आप हिस्ट्री पढ़ने लगे। ये पॉसिबल नहीं था। और ये बहुत बड़ा बैकड्रॉप था पिछले एजुकेशन पॉलिसी का। उस वो भी एक नीड थी फॉर न्यू पॉलिसी। ये जो एक ऑब्जेक्टिव है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन टू बी 50% बाय 2035। तो ये एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा कि उन्हें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाना है, और इसकी जो डेडलाइन सेट की है वो है ईयर 2035। तो अब हम लोग इस पॉलिसी को डिटेल में डील करते हैं। इसको हमने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए तीन लेवल्स में डिवाइड कर दिया है: स्कूल लेवल, हायर एजुकेशन और मिसलेनियस। मिसलेनियस में मतलब कि उस पे एक्सपेंस या बाकी जो भी रिफॉर्म्स आई है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्राइमरी एजुकेशन से। तो ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये
एग्जिस्टिंग जो था स्कूल का पैटर्न वो है, जिसको हम लोग 10+2 सिस्टम बोलते थे। इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते थे। प्री स्कूल जो करिकुलम में नहीं आता था, लेकिन बहुत पेरेंट्स सॉरी, वो लोग भेजते थे, जैसे कि आपने सुना होगा प्ले स्कूल, किंडरगार्टन, ये सब में, ताकि उन्हें रेडी कर सके हम लोग इस 10+2 सिस्टम में आने के लिए। तो ये एक प्री स्कूलिंग था, लेकिन ये करिकुलम में नहीं आता था। तो मतलब कि ये ज़रूरी भी नहीं था कि आपको ये करवाना है अपने बच्चों को, कि आपको प्ले स्कूल में भेजना है, या वो अपने ऊपर होता था। मेन जो करिकुलम स्टार्ट होता था वो क्लास 1 से होता था। दैट इज द 10+2। इसमें 10+2 में 10 डिनोट्स द 10 years एंड 2 द रिमेनिंग 2 years। तो 10 years में क्या होता था, क्लास 1 to 10 कवर होती थी, और उसमें जो कोर्स आउटलाइन होती थी वो आउटडेटेड हो चुके हैं। जैसे कि कंप्यूटर फील्ड ले लीजिए, उसमें वही HTML वगैरह पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सब बेसिक नॉलेज है। लेकिन अभी जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं डिजिटल फील्ड्स में, उसके हिसाब से हमें कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब के बारे में हमें और इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। वो इस करिकुलम में नहीं फॉलो होता था। फिर और जो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी कोर्स आउटलाइन होती थी वो कोर सेंट्रिक नहीं होती थी। जो कोर हमें समझाना होता है स्टूडेंट्स को, कोर सेंट्रिक नहीं होती थी। तो इसीलिए इसमें हमने कहा है कि वो आउटडेटेड करिकुलम। और जो प्लस टू हम लोग हमेशा बोलते हैं फॉर क्लास 11 एंड 12, वो उसमें जो सबसे मेजर बैकड्रॉप थी, फिक्स्ड स्ट्रीम सिलेक्शन। यानी कि आपने अगर साइंस ले लिया तो आपको या तो PCM या तो PCB ही पढ़ना है। आपने आर्ट्स ले लिया तो आपको सोशल साइंस ही पढ़ना है। आपने कॉमर्स ले लिया तो आपको मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स यही पढ़ना है। ये फिक्स्ड था, इसमें आप ऑल्टर नहीं कर सकते थे। तो ये एक तरह से मतलब कह सकते हैं ठीक था, लेकिन ये एक तरह से एक बैकड्रॉप भी था। तो इसे हम लोग कहते हैं एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम। जो रिफॉर्म के बाद जो नया सिस्टम आने वाला है उसे हम लोग कहते हैं 5+3+3+4 सिस्टम। अब इसमें जो 5+3+3+4 सिस्टम क्या है, इसको हम लोग इंडिविजुअली डील करते हैं। जो पहला 5 है उसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, 3 साल प्री स्कूलिंग और क्लास 1 and 2। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 4 साल के बच्चे प्री स्कूल में जाएंगे, और फिर 6 to 8 years में आप लोगों को क्लास 1 और 2 करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल को फाउंडेशन स्टेज कहा गया। फाउंडेशन स्टेज क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट का एक बेस फॉर्म करेगा आगे पढ़ाई के लिए। आगे जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, उसके लिए वो एक बेस फॉर्म करेगा। और इसमें जो मेनली जो पढ़ाई होगी वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा। कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें विजुअलाइजिंग मेमोरी ज़्यादा होती है। यानी कि वो लोग जो देखते हैं वो उन्हें ज़्यादा याद रहता है। बहुत बार आपने छोटे बच्चों को देखा भी होगा कि वो कहते हैं हाँ मैंने ये देखा था, हाँ मैंने ये देखा था। वो क्या डिनोट करती है, ये रिसर्च में भी पाया गया है कि उनकी जो मेमोरी होती है, विजुअलाइजिंग मेमोरी, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें जो 5 years में हम लोग इसी में फोकस करेंगे। सेकेंड स्टेज क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब कि हमें आगे डिफिकल्टीज जो फेस करनी है उसके लिए प्रिपेयर करवाना, आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर करवाना, ये सब होगा। ये एक 3 साल की होगी, क्लास 3 to 5। और जो एक मेजर रिफॉर्म यहाँ पे आ रहा है कि कोई लैंग्वेज इम्पोज नहीं किया जाएगा किसी स्टूडेंट पे। जैसे कि बोला जाता था कि इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। कई स्कूलों में तो आपने ये भी देखा होगा कि इंग्लिश नहीं बोलने पे स्टूडेंट पे फाइन लगा दिया जाता है, कि आपको इतना फाइन लगेगा पर वर्ड। और ये मैंने खुद अपनी स्कूलिंग में ये फेस किया है। तो ये सब एक तरह से एक बैरियर होती थी, क्योंकि हर लोग के लिए इंग्लिश उतनी एक्सेसिबल नहीं हो लैंग्वेज होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगी। अप टू क्लास 5 आपको अपने मदर टंग में पढ़ने की छूट होगी। आप अपने मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बैकड्रॉप ये है कि इंग्लिश अच्छी भी होती थी, क्योंकि आपको ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलता था इससे। आप स्टूडेंट्स को देख सकते थे कि बहुत सारी इंटरनेशनली लिंक
प्रोजेक्ट ये सब में इन्वॉल्व होने लगे थे। तो ये जो ग्लोबल कनेक्शन ये थोड़ा सा हिंडर होगा, लेकिन जो भी है ये एक अच्छा स्टेप है, मेरे हिसाब से भी अच्छा स्टेप है। और इसमें एक ये भी कहा गया है कि अगर पॉसिबल हो तो अप टू क्लास 8 में भी ये होगा। और इसमें एक और चीज, 3 लैंग्वेज फार्मूला भी प्रपोज किया गया है। हालांकि वो बहुत डिबेटेबल है, पर अब देखते हैं उस पे क्या आगे रिफॉर्म आता है। जो नेक्स्ट है वो मिडिल स्टेज, 3 इयर्स, दैट इज फ्रॉम क्लास 6 to 8। इसमें आपका स्टडी तो करवाया जाएगा along with स्मॉल इंटर्नशिप्स। अब ये इंटर्नशिप्स वैसे इंटर्नशिप्स नहीं है जो जो आपको मतलब कॉलेज टाइम्स या ये सब में करना पड़ता है। ये एक इनफॉर्मल टाइप के स्टडीज होंगे। जैसे कि ये कहा गया है कि एक साल में आपको 10 बैगलेस डेज करवाने हैं। एक स्टूडेंट को एक साल में 10 बैगलेस डेज, यानी कि उस दिन आपको बैग नहीं ले जाना है, कोई बुक्स वगैरह नहीं। और आपको नियर बाय कोई भी गार्डनर, पॉटर, कारपेंटर, ये सब के साथ आप लोगों को सीखने मिलेगा। आप सोसाइटी के साथ टू एंड फ्रो हो सकेंगे। फेस टू फेस आप जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें देख सकेंगे, उन्हें सीख सकेंगे कि कैसे वो हैंडल करते हैं सिचुएशंस। तो ये इंटर्नशिप्स करवाए जाएंगे, ये सोशल स्किल्स स्टूडेंट्स में इनकलकेट उनके अंदर ये लाया जाएगा। एक जो मेजर यहाँ पे एडवांटेज होगी, कि कोडिंग के बारे में उन्हें सिखाया जाएगा। कोडिंग बहुत ज़रूरी है अभी के डिजिटल रेवोल्यूशन एरा में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्हें कोडिंग के बारे में सिखाया जाएगा, उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। काश हम लोग के टाइम पे भी ऐसा होता तो हम लोग भी बहुत आगे बढ़ गए होते। लेकिन ठीक है, देर भले ही लेकिन अच्छा स्टेप है। The last stage is the secondary stage, the 4 years, and that is the major stage, class 9 to 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहले भी था और अभी भी है। इसमें मेजर चेंजेस आए हैं। जो ईयर सिस्टम होता था क्लास 9 to 12 में, उसको सेमेस्टर सिस्टम में चेंज करवाया गया। तो बहुत जगह मैंने सुना कि बहुत सारे लोग बोल रहे कि बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, और ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी भी एग्जाम देने हैं, आपको हर एग्जाम में पास भी होना है, लेकिन बस वो ईयरली के जगह पे अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। तो ये एक चेंज हुआ। और जो एक 11 12 में हम लोग जो देखते थे, स्ट्रीम सिलेक्शन जो होता है वो रिजिड होता था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स यही लेना होता था। लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है इसमें। कोई भी साइंस का स्टूडेंट अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है वो हिस्ट्री ले सकता है। कोई भी आर्ट्स का स्टूडेंट अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो वो केमिस्ट्री कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इट इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल स्टेप, बहुत ही अच्छा स्टेप है। So this was the new 5+3+3+4 system in the NEP 2020। कुछ पॉइंट्स जो उसमें कवर नहीं हो सके, और जो कुछ पॉइंट्स हैं प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे, जो टीचर बनने के लिए 4 इयर्स बीएड डिग्री एसेंशियल किया गया है। और कुछ और भी कोर स्टेप्स है सिलेक्शन के लिए, वो इन डेप्थ बाद में हम लोग डील करेंगे। लेकिन ये एक एज अ पॉइंट याद रखिए कि 4 इयर्स बीएड डिग्री इज वेरी एसेंशियल फॉर बिकमिंग अ टीचर। और जो सेमेस्टर मार्किंग होगा उसमें सिर्फ टीचर्स का मार्क्स नहीं होगा। ये नहीं कि आपने एग्जाम दिया और वही बस इवैल्यूएशन, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस। द मेन पर्पस है इस सिस्टम में टीचर्स के मार्क्स, आपके सेल्फ इवैल्यूएशन एंड द इवैल्यूएशन फ्रॉम योर क्लासमेट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, सहपाठी लोग, वो लोग भी आपको मार्क्स देंगे। ये एक 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है कि आपका एक 360 इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप एज अ ह्यूमन कितने अच्छे हैं। तो ये इवैल्यूएशन अब हो पाएगा। जो एक रिलीफ की बात है, करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन ईच सब्जेक्ट टू कोर एसेंशियल्स। सिर्फ जो एसेंशियल्स है, जो कोर ऑफ द सब्जेक्ट है, बस उतना ही पढ़ाना। उसके जो साइड बाय साइड बहुत छोटे छोटे जो चीज है वो सब उतने जरूरी नहीं है, पर जो कोर है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। एडिशनल तो कुछ भी आप डाल सकते हो, वो अपने से भी सीख जाएगा बच्चा, लेकिन जो कोर है वो सिखाना बहुत जरूरी है। तो जो करिकुलम है उसको रिड्यूस किया करवाया जाएगा टू कोर एसेंशियल्स। ये जो रिडक्शन इन करिकुलम है इसका क्यों जरूरी है, ये हम लोग देखते हैं।
कोर एसेंशियल्स क्या है? द करिकुलम इन ऑल सब्जेक्ट्स टू बी रिड्यूस टू इट्स कोर एसेंशियल्स। क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कवरी, डिस्कशन, एनालिसिस बेस्ड टीचिंग, ये सब पे फोकस करवाया जाएगा। एंड फॉर होलिस्टिक एजुकेशन, इंटरैक्टिव क्लासेस करवाई जाएंगी। इंटरैक्टिव टीचिंग विथ रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक, यानी कि ये नहीं कि टीचर आएगा, किताब खोलो, पढ़ दिया, हो गया, ये नहीं है, ये अब पढ़ाई नहीं है। आपको इंटरैक्टिव लर्निंग करना है, टू वे क्लास होना चाहिए। तो क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड, यानी कि आपको कोई टॉपिक पे जैसे कोई डाउट है या आपको कुछ नया कुछ थॉट आया, आप वो पूछ सकते हैं, दैट विल बी मोर प्रमोटेड। सिर्फ ये नहीं कि टीचर आया बोला, पुराना वो जो तरीका है, नहीं बताया तो चौक फेंक के मारा, वो सब अब खत्म हो चुका है, वो अब नहीं है। द लास्ट एंड द इंजन ऑफ द ट्रेन विल बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, fun, creative, collaborative, and explanatory activities in classroom for experiential learning and deeper student learning। मतलब कि पूरे जो क्लासरूम है उसको बहुत ही इंटरैक्टिव बनाया जाएगा, उसको बहुत ही क्रिएटिव बनाया जाएगा, और इसमें एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, मतलब नए नए होराइजन को एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा। फिर जो एक मेन हाईलाइट है जो मैंने शुरू में भी बताया, ब्रिंग चिल्ड्रन हु हैव ड्रॉप्ड आउट बैक टू स्कूल एंड प्रिवेंट फर्दर ड्रॉप आउट रेट्स। तो ये ड्रॉप आउट रेट्स कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम बताते हैं। प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक अच्छा क्लासरूम, सैनिटेशन फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ये सब होना चाहिए। फिर केयरफुल ट्रैकिंग स्टूडेंट्स एंड लर्निंग लेवल्स इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट they are enrolled in and attending school and have suitable opportunities to catch up and re-enter school in case they have fallen behind or dropped। तो जो स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं तो उनके उनको ट्रैक किया जाएगा कि वो आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस क्या है, वो सब। और अगर बाय चांस कोई फाइनेंशियल रीजन या कोई भी सोशल रीजन या कुछ भी हो, उस रीजन के वजह से अगर वो स्कूल छोड़ देते हैं तो उन्हें कभी भी वापस रिज्वाइन करने का फैसिलिटी दिया जाएगा। सो दिस इज अ वेरी नाइस स्टेप इन दिस पॉलिसी। मूविंग ऑन, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हायर एजुकेशन, यानी कि कॉलेज लेवल पे जो होती थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत मेजर चेंजेस आई है और बहुत अच्छी चेंजेस आई है। सो सबसे पहला चेंज जो है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई एडमिशन टू ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए होगा। ये अब ये नहीं होगा कि सब यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल एग्जाम ले रही है कि यहाँ पढ़ना है तो आप ये इतना एप्लीकेशन फी भरिए, इतना लाइन में लगिए, आइए दीजिए, जैसे बहुत सारे ऐड में दिखाते भी है कि 12 बजे तक आप फीस दीजिए नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो। ये सब पुराना चीज हो गई है। अब नए में है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें आपका जो रैंक आएगा, जो स्कोर आएगा, जो परसेंटाइल आएगा, उसके बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने कट ऑफ्स निकालेंगे, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एक और बात कि प्राइवेट और पब्लिक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सबकी फ़ीस अब यूनिफॉर्मली रेगुलेट की जाएगी। और ये सब रिफॉर्म्स एक ही दिन में, ये नहीं कि कल ही आ जाएगा, टाइम लगेगा, बट विद इन 1 to 2 years ये सारे रिफॉर्म्स अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है, 4 ईयर यूजी कोर्स विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्स को 4 इयर्स बनाने पे जोर दिया गया है इस पॉलिसी में। हालांकि इसमें एक 3 इयर्स भी बोला जा रहा है, 3 इयर्स और 4 इयर्स, लेकिन एक प्रॉपर जो बैचलर डिग्री है वो 4 इयर्स को ही माना जाएगा। एंड दैट ऑल्सो विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ये एक बहुत ही इनोवेटिव रिफॉर्म है, इसको हम लोग डील करेंगे। अंडर ग्रेजुएशन विल बी ऑफ आइदर 3 or 4 इयर्स विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल रीजन की आगे और हम पढ़ नहीं सकते हैं, अब हमको जॉब करना जरूरी है, फैमिली का संभालना है, ये सब। तो वो लोग के लिए है कि वो लोग अपना, जब ऐसा सिचुएशन आता है उस टाइम पे वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं, वो लोग वहां से निकल सकते हैं। या सेकेंडरी जो थॉट आया है इसमें कि आपको इस स्ट्रीम में जितना पढ़ना था, आपको अब इंटरेस्ट, आपको कुछ और डिसिप्लिन में इंटरेस्ट आया है, तो आप लोग कभी भी उस स्ट्रीम को छोड़ के दूसरे डिसिप्लिन में जा सकते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं।
जैसे कि अगर आप 1 साल पढ़ के आप अगर छोड़ देते हैं कोई फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या दूसरे डिसिप्लिन में चले जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल में करते हैं तो आपको एक एडवांस डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। 3 इयर्स में करते हैं तो आपको एक बैचलर डिग्री दिया जाएगा। और 4 इयर्स में करते हैं तो बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च, यानी कि जो लास्ट ईयर है वो रिसर्च को डेडिकेट किया जाए। अब इसका जो एक इम्पोर्टेंस हम बताना चाहेंगे, ये जो 4 इयर्स बैचलर विद डिग्री विद रिसर्च है, इससे अब आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए जो एक दिया गया है एलिजिबिलिटी, मास्टर्स या बैचलर डिग्री विद रिसर्च। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव रिफॉर्म है। और इसके आगे एक और चीज है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे कि आपका एक बैंक होता है, वहां पे आप जमा करते जाते हैं पैसा, या क्रेडिट कार्ड होता है उसमें आपका क्रेडिट पॉइंट्स जमा होते रहते हैं, उसी तरह से ये एक एकेडमिक बैंक बनेगा। इसमें आप जो पढ़ाई के समय जो क्रेडिट्स आपके जमा होंगे वो आपका वहां पे स्टोर्ड रहेगा। तो ये नहीं कि आपने अगर 1 साल पढ़ के एग्जिट कर दिया तो दोबारा आप कहीं जाएंगे तो आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, जी नहीं। आपका फर्स्ट ईयर का जो क्रेडिट्स है वो वापस से उसमें जुड़ जाएगा और आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं कभी भी। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस स्टेप। नेक्स्ट जो है, स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी कन्वर्टेड टू मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है जो सिर्फ इंजीनियरिंग करवाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब आपको जो है वैसे इंस्टीट्यूट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट करना है। वहाँ पे और भी फील्ड्स को आपको पढ़ाना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से उस डिसिप्लिन्स को भी पढ़ सकें। सिंगल रेगुलेटरी बॉडी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी एस्टैब्लिश्ड। यानी कि अब यूजीसी, एआईसीटीई ये सब नहीं होगी, पर ये जो है वो मेडिकल और लीगल एजुकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावे जितने भी कोर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर, सिंपल ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब जो भी कोर्सेज होते हैं उन सब के लिए एक कमीशन होगा, रेगुलेटरी बॉडी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम्स में ये सब अब पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस वीडियो में हर एक पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से हमने कोशिश की है कवर करने के लिए। तो आई होप आप लोग इसको नोट डाउन भी करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। एक और जो है अपॉर्चुनिटी है आपको, मतलब आप बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार यहाँ का कॉलेज उतना अच्छा लेवल का पढ़ाई नहीं होता है, तो टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस विल बी अलाउड टू सेट अप कैंपस इन इंडिया। यानी कि जो बहुत ही फॉरेन, यानी कि स्टूडेंट्स को ग्लोकल बनाया जाएगा। ठीक है, वो लोग को फॉरेन कॉलेजेस, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंडर भी पढ़ने का मौका मिलेगा। मूविंग ऑन, नाउ द मिसलेनियस पार्ट हम लोग कवर करते हैं। इसमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं, 6% ऑफ जीडीपी टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन सेक्टर। यानी कि पहले जो हुआ करता था अराउंड, आई थिंक लास्ट ईयर में 2.7% ही इन्वेस्ट किया गया था, तो ये बहुत ही कम है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो भूटान में 7.5% अराउंड दिया जाता है, फिनलैंड में भी अराउंड 7% का दिया जाता है। और फिनलैंड की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी को बेस्ट भी बोला जाता है वर्ल्ड में। तो ये बहुत ज़रूरी था। और एजुकेशन सेक्टर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए। तो 6% ऑफ जीडीपी टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन सेक्टर। एचआरडी मिनिस्टर को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, ये एक बॉडी बनेगी जो डिजिटल लर्निंग के डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग के कंटेंट्स बनाने, ये सब से रिलेटेड काम करेगी। और ये भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत प्राइवेट पार्टीज इसमें आ जाते हैं, तो वो अपना अलग कंटेंट बना रहे, वो अलग बना रहे, उसका अच्छा है इसका खराब है, वो नहीं, एक यूनिफॉर्म लर्निंग होने के लिए ये फोरम बहुत ज़रूरी थी। जो ई कोर्सेस होगी वो 8 लैंग्वेजेस में डेवलप की जाएगी इनिशियली। मतलब अभी के लिए 8 लैंग्वेजेस में होंगे, बाकी जब आगे और एडवांसमेंट्स आएंगे तो और लैंग्वेजेस को इसमें ऐड किया जाए। एनईपी का जो एम है, ब्रॉड बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। बेस स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, आपको जो मन है आप वो पढ़ के उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल लर्निंग, लिंगुअल मतलब कि लैंग्वेज, यानी कि आप एक ही लैंग्वेज में फिक्स नहीं रह सकते, आपको और भी लैंग्वेज, आप जैसे कि जापानीज, फ्रेंच, ये सब भी आप सीख सकते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स,
SEBC जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए मेरिट स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट इंटरफेस है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का। इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो मैंने अभी बताया, मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट किया जाएगा। हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स विल बी मेड अवेलेबल इन होम लैंग्वेजेस एंड मदर टंग, यानी कि आप अपने मदर टंग में ही बहुत चीज़ अब सीख सकेंगे। कुछ अब जो फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में पूछे जा सकते हैं, उन चीज़ को भी मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। ये जो एजुकेशन पॉलिसी, इसमें रिफॉर्म आफ्टर 34 years आई है। सो ये आप इसी से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इजी पॉइंट है पूछने के लिए कोई भी एग्जामिनर के थ्रू के द्वारा। सो जो रिफॉर्म्स आई है वो कब कब आई है? 1968 यानी कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे, 1986 यानी राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे, एंड करेंटली 2020। वो जो 1986 की पॉलिसी थी उसे एक बार बस 1992 में अमेंड कराया गया था। ये जो 6% फॉर्मूला है कि जीडीपी का 6% एलोकेट किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में, ये फर्स्ट टाइम अभी नहीं आई है। ये 1964 में द फेमस कोठारी कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, लेकिन इसे लिया नहीं गया था इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के द्वारा। टिल नाउ लेस देन 3% वॉज इन्वेस्टेड इन एजुकेशन सेक्टर, जो मैंने बताया कि अराउंड 2.7% थी शायद। Major reason behind various small countries like Bhutan, Finland are excelling in education sector. Next जो है, formulated after a large feedback from पंचायत and districts across the country। पूरे कंट्री से फीडबैक ली गई थी हर एक पॉइंट से कि क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अब जो कमिटी रेस्पॉन्सिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो कमिटीज रेस्पॉन्सिबल है इस ड्राफ्ट के लिए, मई 2016 में कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, जिसको हेड करते थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। दे गेव द इनपुट्स फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये जो ड्राफ्ट कमिटी जो बनी वो जून 2017 में बनी थी, जिन्होंने अपना रिपोर्ट अभी लास्ट मई 2019 में सबमिट किया था। और इसके जो हेड थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चेयरमैन पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो वी कवर्ड ऑल द पॉइंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कुछ और भी पॉइंट्स होंगे तो वो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। हम लोग ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ फीडबैक देना है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।